भारत के प्रधानमंत्री चाइना की ओर एक विजिट के लिए गए हैं। अगले कुछ दिनों में आपके साथ एक सीरीज ऑफ वीडियोस के तहत हम चाइना को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या भारत आज की डेट में चाइना को ट्रस्ट कर सकता है या आने वाले समय में चाइना हमारे ट्रस्ट को ब्रीच करेगा। ये चीज़ को समझने के लिए अगले कुछ दिनों के जो वीडियोस आपके साथ होंगे उसमें हम बात करेंगे इंडिया और चाइना रिलेशंस के अलग अलग मुद्दों के ऊपर। आज अगर चाइना के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है तो वो ट्रस्ट ना होने का सबसे बड़ा कारण है चाइना और भारत के बीच की सीमा यानी कि बॉर्डर। आज के वीडियो में इस बॉर्डर इशू को एक गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बॉर्डर इशू को समझने के लिए आपको भारत और चाइना के इतिहास से पहले कुछ और भी इतिहास जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे 1586 से। 1586 में मुगलों के टाइम पर जब मुगलों का राज भारत में चल रहा था, उस दौरान 1586 एक ऐसा ईयर था जब मुगलों ने कश्मीर के पूरे की पूरी घाटी को भी ऑक्यूपाई किया। ऑक्यूपाई करने के बाद कश्मीर घाटी को अपना मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। 1586 से लेकर लगभग 1776 तक हम देखते हैं कि मुगलों का राज ही जारी रहा, लेकिन 1766 से 1776 ये जो 10 साल का पीरियड था, इस पीरियड में अफगानीज खास करके जो थे और अफगानी रूलर दुरानीज जो थे, उनकी तरफ से कश्मीर में बार बार कश्मीर को ऑक्यूपाई करने के अटेम्प्ट्स किए गए। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि 1707 में मुगल एम्परर औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और औरंगजेब उस समय मुगल एम्पायर में सबसे लास्ट ऐसा रूलर था जिसका साम्राज्य के ऊपर कंट्रोल था। औरंगजेब के मरने के बाद 1776 तक का जो पीरियड था उसमें अलग अलग प्रकार के मुगल राजा आते गए, लेकिन कश्मीर घाटी पर अफगानियों की तरफ से एक अटेम्प्ट किया गया कश्मीर घाटी को ऑक्यूपाई करने के लिए। और फाइनली 1766 से 1776 के पीरियड में जो अफगानी दुरानी रूलर्स थे उन्होंने कश्मीर घाटी पे अपना कंट्रोल बना लिया। बड़े लंबे समय तक दुरानियों का कंट्रोल कश्मीर के ऊपर रहा। इस पूरे पीरियड में, वो चाहे मुगलों का पीरियड हो 1586 से या अफगानियों का दुरानी रूलर्स का पीरियड हो जो कि कश्मीर घाटी में हुआ, इस पूरे पीरियड में कश्मीर घाटी में जितने भी कश्मीरी हिंदू पंडित थे उनको चुन चुन कर मारा जाता था, उनको चुन चुन कर कन्वर्ट किया जाता था, उनको वहां पर रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस पूरे पीरियड में कश्मीर घाटी का जो बुद्धिज्म था, कश्मीर घाटी में खास करके जो हिंदुइज्म था, उसको इरेज कर कर यहाँ पर एक इस्लामिक आइडेंटिटी को मैन्युफैक्चर किया गया। ये जो इस्लामिक आइडेंटिटी इवेंचुअली यहाँ पर बनी, और ये इस्लामिक आइडेंटिटी बनी इस प्रकार से कि इसने हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया, इससे सीड्स क्रिएट किए गए आगे आने वाले हिंदू जेनोसाइड को भी लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1819 में 1819 में महाराजा रंजीत सिंह जो उस समय पंजाब में रूलर हुआ करते थे, उन्होंने एक कश्मीर की ओर कैंपेन चलाया। महाराजा रंजीत सिंह ने जब अपना कैंपेन चलाया तो उस कैंपेन में उन्होंने मदद ली अपने ही ट्रूप्स में, अपने ही आर्मी में एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति की, जो कि एक डोगरा रूलर भी थे और उनका नाम था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह की मदद लेकर उन्होंने जो पूरा कश्मीर था, पूरा जम्मू रीजन था, पूरा पूंछ का इलाका था, उस इलाके को पहले तो उन्होंने कंप्लीटली फ्री कराया अफगानी दुरानियों के कंट्रोल से। 1819 में जब महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर घाटी से अफगानी दुरानियों को भगाया और भगाने के बाद जब उन्होंने पूरी कश्मीर घाटी को पंजाब का हिस्सा बनाया, तो ये पहली बार था 1586 से कि जब पूरी कश्मीर घाटी अब एक हमारे इंडिजिनस डोमेस्टिक रूलर के कंट्रोल में थी। ये चीज़ तो हुई ही हुई, लेकिन इसके बाद 1819 में जब महाराजा रंजीत सिंह ने अपना कंट्रोल कंसोलिडेट किया कश्मीर और पंजाब रीजन पे, इसके बाद उन्होंने 1823 में जिस व्यक्ति की मदद से कश्मीर को उन्होंने लिबरेट कराया था दुरानियों से, गुलाब सिंह, उसकी मदद लेकर उसको कश्मीर घाटी का कंट्रोलर बनाया। और वो भी कंट्रोलर इस प्रकार से बनाया कि 1823 में महाराजा रंजीत सिंह ने एक चीज़ इंपॉर्टेंट करी, उन्होंने जम्मू रीजन का रूलर डिक्लेयर किया हेरिडिटरी लेवल पर गुलाब सिंह को, और उसी के भाई ध्यान सिंह को पूंछ का रूलर हेरिडिटरी लेवल पर डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद ये चीज़ तो तय हो गई कि जम्मू का रीजन, पूंछ का रीजन, ये पूरा का पूरा इलाका अब अगर किसी व्यक्ति के कंट्रोल में था तो डायरेक्टली था गुलाब सिंह के, इनडायरेक्टली था बेसिकली रंजीत सिंह के। लेकिन ये जो कंट्रोल यहाँ पर रहा है ये बड़ा दिलचस्प इसलिए भी था क्योंकि गुलाब सिंह की अगर हम बात करें तो उनकी आर्मी में जो उन्होंने अपनी एक आर्मी बना रखी थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्मी का एक ऑफिसर था जिसका नाम था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह गुलाब सिंह की आर्मी में जो काम करता था, जब उसने देखा कि गुलाब सिंह को जम्मू रीजन का पूरा कंट्रोल मिल चुका है रंजीत सिंह के दौरान, उसने
जो गुलाब सिंह की पूरी जम्मू की टेरिटरी थी उसको बढ़ाना और उसको और टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करके उस टेरिटरी के साथ जोड़ने का कार्य शुरू करा। जोरावर सिंह ने जम्मू में बैठकर जम्मू से धीरे धीरे आगे चलकर कैंपेन चालू करे। कैंपेन चालू करके पहले तो कश्मीर, कश्मीर के बाद लद्दाख, और जोरावर सिंह की आर्मी ने 1841 में लद्दाख से भी आगे जाकर कैलाश मानसरोवर की पूरी रास्ते को क्रॉस करते हुए माउंट कैलाश को भी गुलाब सिंह के एम्पायर में जोड़ लिया। उस समय जब जोरावर सिंह की आर्मी माउंट कैलाश तक पहुंची थी तो वहां पर जो चाइनीज किंग डायनेस्टी हुआ करती थी चाइना में, उसके रूलर्स को जब ये खबर मिली कि जोरावर सिंह जो है अपनी आर्मी लेकर माउंट कैलाश तक आ गए हैं, तो उन्होंने तुरंत वहां से रीइंफोर्समेंट्स भेजने चालू करे। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये थी कि जोरावर सिंह ने जब गुलाब सिंह जो जम्मू में बैठे थे जब उनसे रीइंफोर्समेंट मांगा तो रीइंफोर्समेंट डिस्पैच भी हो गया था, पर वो रीइंफोर्समेंट पहुंचते पहुंचते जोरावर सिंह तक कुछ समय लग गया। और इस समय के इशू की वजह से जोरावर सिंह की आर्मी को चाइनीज किंग एम्पायर जो था, किंग डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं, उन्होंने जोरावर सिंह की आर्मी को डिफीट कर दिया। लेकिन उस समय जोरावर सिंह की आर्मी इतना अग्रेसिवली लड़ी थी चाइना के साथ कि चाइना ने जोरावर सिंह को डिफीट करने के बाद भी ये निर्णय लिया कि इस व्यक्ति की बहादुरी को हम सलाम करते हैं। और आज भारत का कोई भी नागरिक जब भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाता है वो देखता है कि वहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा जैसे ही आप भारत की सीमा पार करके चीन की ओर घुसते हैं, चाइनीज़ ने 1841 से एक मूर्ति बनाकर जोरावर सिंह की रखी है और उस मूर्ति के नीचे लिखा है बैटल ऑफ टोयो। ये वो बैटल थी, टोयो बैटल, जिसमें जोरावर सिंह ने लड़ाई करी थी चाइनीज़ के साथ और एक पॉइंट पर उन्होंने कैलाश मानसरोवर को भी भारत का और गुलाब सिंह के एम्पायर का हिस्सा बना लिया था। लेकिन क्योंकि चाइनीज़ ने जोरावर सिंह को डिफीट किया, उसके बाद उन्होंने मानसरोवर को अपने हिस्से में वापस ले लिया था। आज भी ये श्राइन, ये मूर्ति जो जोरावर सिंह की है, वो कैलाश मानसरोवर के रास्ते में लोगों को मिलती है। जब ये बैटल ख़त्म हुई 1842 में, चाइना ने उस समय गुलाब सिंह से मुलाकात करी, लद्दाख के रूलर्स के साथ मुलाकात करी, तिब्बत के रूलर्स के साथ मुलाकात करी और 1842 में ट्रीटी ऑफ चुशुल साइन करी। चुशुल एक जगह है उसी इलाके में। ट्रीटी ऑफ चुशुल जहाँ पर वो जगह पर बैठकर ये ट्रीटी साइन की गई, उस दौरान ये बात बोली गई कि मानसरोवर के इस साइड वाला जो हमारे साइड का इलाका है भारत की ओर, गुलाब सिंह का एरिया वही रहेगा और पुराने फ्रंटियर्स जैसे थे जोरावर सिंह की लड़ाई से पहले वो फ्रंटियर्स को अपहोल्ड किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ट्रीटी ऑफ चुशुल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा था और पॉइंट ये था, कैलाश मानसरोवर के नीचे और उसके आसपास के 3 गांव की जागीर और वो जागीर को बेसिकली कंट्रोल करना और मैनेज करना गुलाब सिंह का राइट है। आज भारत अगर कैलाश मानसरोवर जो कि अक्साई चीन के इलाके में है उसका अगर क्लेम करता है और पूरे अक्साई चीन घाटी का क्लेम करता है तो हमारा सबसे पहला क्लेम पॉइंट है ट्रीटी ऑफ चुशुल 1841-42, क्योंकि ये जो ट्रीटी ऑफ चुशुल थी बैटल ऑफ टोयो के बाद, ये ट्रीटी ऑफ चुशुल आज भारत का सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक क्लेम का एक पॉइंट है। अब ये चीज़ तो आगे चलती रही, ट्रीटी ऑफ चुशुल होने के बावजूद भी जो गुलाब सिंह का पूरा साम्राज्य था वो वैसे का वैसे इंटैक्ट रहा। लेकिन इस ट्रीटी ऑफ चुशुल से लगभग 2 से 3 साल पहले एक और इशू हुआ था। इशू ये हुआ था कि 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत हो गई थी। महाराजा रंजीत सिंह की मौत होने के बाद ब्रिटिश जो उस समय जो उनकी हुकूमत भारत में थी वो पंजाब को ऑक्यूपाई करना चाहती थी। महाराजा रंजीत सिंह को ब्रिटिश कभी हरा नहीं पाए थे क्योंकि उनके साम्राज्य को वो ऑक्यूपाई करना चाहते थे। तो महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद उनको एक अपॉर्चुन मौका मिला और मौका भी कुछ ऐसा मिला कि उनको ये बात पता थी कि अगर हमें पंजाब को ऑक्यूपाई करना है तो हमें पंजाब को ऑक्यूपाई करने के लिए सबसे पहले गुलाब सिंह को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि रंजीत सिंह के साथ जुड़ा हुआ गुलाब सिंह और गुलाब सिंह जिस प्रकार से उसकी आर्मी, जिसमें जोरावर सिंह और जिसने कैलाश मानसरोवर तक ये कार्य करा था, ब्रिटिश को ये बात मालूम थी कि वो गुलाब सिंह के हाथ अगर चढ़ गए तो उनका साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश ने एक बहुत टैक्टिकल लेवल पर गेम खेला। उन्होंने सबसे पहले जाकर गुलाब सिंह से ये बात करी कि आप हमें पंजाब को ऑक्यूपाई करने दीजिए, अगर हम पंजाब को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग बिठा लेते हैं कि हम आपको जम्मू
आपका पूंछ, कश्मीर, लद्दाख वाला जो एरिया है उसमें ट्रबल नहीं करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में 1839 में सबसे पहले ब्रिटिश ने ये अंडरस्टैंडिंग के साथ गुलाब सिंह को पहली बात तो लड़ाई से दूर रखा। 1839 से लेके 1846 तक लगभग ये 6 से 7 साल पीरियड में ब्रिटिश के बीच और पंजाब के बीच एंग्लो पंजाब वॉर्स होते रहे। इन एंग्लो पंजाब वॉर्स के दौरान एक चीज़ तो तय हो गई कि ब्रिटिश ने पंजाब के अंदर रंजीत सिंह के मरने के बाद जितने भी अलग अलग फैक्शंस और ग्रुप्स थे उनको बेसिकली डरा धमका कर डिफीट कर 1846 तक पंजाब को इफेक्टिवली कंट्रोल कर लिया। पंजाब को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के बाद 1846 में उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के बेटे दुलीप सिंह को वहां पर कमान दे दी। दुलीप सिंह जब कमान पर बैठे तो 1846 में ब्रिटिशर्स ने दुलीप सिंह के साथ 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज करी, जिसमें से सबसे पहली ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। 1846 में साइन हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत ब्रिटिश ने दुलीप सिंह को ये बात बोली कि आप इस ट्रीटी के तहत जो पंजाब के साथ जुड़ा हुआ कश्मीर का साम्राज्य था, आप उस कश्मीर के साम्राज्य को अलग कर दीजिए, आपकी और हमारे बीच की बात केवल पंजाब को लेकर होगी। ये ट्रीटी ऑफ लाहौर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पंजाब को डिफीट करने के बाद कश्मीर के मुद्दे को कंप्लीटली अलग कर दिया गया, जिसके लिए ब्रिटिश जो है डायरेक्टली अब गुलाब सिंह से डील कर सकते थे। इसके ट्रीटी के तहत जब उन्होंने पंजाब के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया, कश्मीर को कंप्लीटली अलग भी कर दिया, चंद हफ्तों के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर के 1846 में आई ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत एक चीज़ तय हो गई कि ब्रिटिश ने पूरे के पूरे कश्मीर को, जिसका कंट्रोल अब उन्होंने इनडायरेक्टली अपने पास कर रखा था पंजाब से, उसको सेपरेट करने के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर के ब्रिटिश ने ये चीज़ इंश्योर करी कि इस पूरे के पूरे कश्मीर को अब वो गुलाब सिंह को बेच दें, क्योंकि गुलाब सिंह को वो टेरिटरी उन्होंने बोली थी कि हम आपको तंग नहीं करेंगे यदि आप रंजीत सिंह के मरने के बाद इस टेरिटरी में हमारा किसी भी तरीके से रेजिस्टेंस नहीं करोगे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 के तहत 76 लाख नानकशाही रुपीस, जो कि उस समय पंजाब एम्पायर रंजीत सिंह के दौरान पंजाब की करेंसी थी, उस करेंसी के तहत 76 लाख नानकशाही रुपीस के तहत ब्रिटिश ने पूरा का पूरा जम्मू, पूंछ, कश्मीर वाला इलाका इवेंचुअली अगर किसी को बेचा तो वो था गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह को वो टेरिटरी वहाँ पर मिल गई और गुलाब सिंह ने उसके बाद उस टेरिटरी को वहाँ पर इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल किया। 1856 में गुलाब सिंह उस समय काफ़ी बीमार रहने लगे, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं ये थ्रोन अपने ही बेटे आगे, जिसका नाम था रणबीर सिंह, उसको दूंगा। 1856 में रणबीर सिंह ने कमान संभाली। 1856 में जब रणबीर सिंह आए तो अगले 4 साल 1856 से 1860 तक रणबीर सिंह ने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके में अलग अलग टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करके अपने साम्राज्य को और बड़ा किया। 1860 तक ये परिस्थिति पैदा हो गई थी कि रणबीर सिंह ने टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते करते हुंजा की टेरिटरी, गिलगिट की टेरिटरी, नागर की टेरिटरी, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट रीजन्स में थे, बल्टिस्तान के इलाके के आसपास थे, उन सारे रीजन्स को भी ऑक्यूपाई कर उनको अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। 1860 में जब ये चीज़ हुई तो उस समय एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हुई। ब्रिटिश ने 1860 में रणबीर सिंह को यह बात बोली कि हम कश्मीर में एक सर्वे करना चाहते हैं। सर्वे की आवश्यकता ये है कि हमें कश्मीर की एक बाउंड्री तैयार करनी है, क्योंकि एक जगह पर जो है चाइना की साइड है, एक जगह पर रशिया ऊपर नॉर्दर्न तरीके से भारत के ऊपर उस समय नज़र रख रहा था। और सबसे बड़ी बात 1850s में जब बेसिकली रशिया की डिफीट हुई थी बैटल ऑफ क्राइमिया के तहत, उसके बाद से रशिया बहुत अग्रेसिवली इस पूरे रीजन में वापस से अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये कॉन्टेक्स्ट था कि जब 1860 में ब्रिटिश ने ये बात बोली कि हम जो है सबसे पहले कश्मीर की एक बाउंड्री बनाना चाहते हैं। इस बाउंड्री को बनाने के लिए जब उन्होंने ये बात रणबीर सिंह को बताई तो रणबीर सिंह ने कहा कि कोई ऐसी इशू नहीं, आप अपने जिसको भी सर्वे करना है उसको भेज दीजिए। जिस व्यक्ति को सर्वे के लिए चुना गया और जो व्यक्ति इवेंचुअली सर्वे करने 1865 में वहाँ पर पहुँचा, उसका नाम था सर जॉनसन। जॉनसन जब वहाँ पर पहुँचा रणबीर सिंह के कोर्ट में, तो जॉनसन ने बताया कि भाई मेरा तो ये जीवन का आखिरी सर्वे है, इस सर्वे के बाद मैं रिटायर करने जा रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद मैं सुख शांति का जीवन जीऊँगा। ये चीज़ सुनते ही रणबीर सिंह, जिसका माइंडसेट एक्सपेंशनिस्ट था, जिसने टेरिटरी को एक्सपेंड किया था, उसने उसको एक चीज़ बोली। उसने कहा कि क्यों ना आप इस प्रकार का सर्वे करो कि सर्वे में आप ऐसी टेरिटरी दिखा दो जो कि जितनी फार्देस्ट पॉसिबल हो पाए। ब्रिटिश ने कौन सा आकर यहाँ पर रियलिटी में सर्वे करना है और कौन सा जाकर लाइनों को मेजर करना है। अब ये बात क्यों बोली गई? ये बात इसलिए बोली गई क्योंकि इस 1860 से लेकर 1865 के पीरियड में 1862 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था। 1862 का डेवलपमेंट ये था
जो अक्साई चीन का इलाका है, तिब्बत का इलाका है, उस इलाके में उस समय एक जगह थी शाहिदुल्ला। शाहिदुल्ला जो है अक्साई चीन का वो इलाका था जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी। मुस्लिम पॉपुलेशन का लीडर जो था वो था याकूब बेग, और याकूब बेग जो मुस्लिम पॉपुलेशन का लीडर था, वो व्यक्ति जो है चाइना की किंग डायनेस्टी से बड़ा खफा था, निराश था। वो चाहता था कुछ भी हो जाए इस किंग डायनेस्टी से शाहिदुल्ला का, जिंजियांग का, अक्साई चीन का बेसिकली छुटकारा मिल जाए और हम अपनी टेरिटरी खुद बना लें। ये जितने भी मुसलमान लोग 1862 में याकूब बेग की लीडरशिप में थे, इन सारे लोगों ने मिलकर चाइना की किंग डायनेस्टी के खिलाफ 1862 में एक रिवोल्ट किया, और इस रिवोल्ट में याकूब बेग ने सहायता मांगी थी और किसी की नहीं बल्कि रणबीर सिंह की। रणबीर सिंह ने यह बात सोची थी कि यदि मुझे याकूब बेग की सहायता करने का मौका मिला और याकूब बेग की टेरिटरी में जाकर अगर मैं उसकी सहायता करके उसको लिबरेट करा पाया किंग डायनेस्टी से, तो इसका कुछ फायदा मुझे भी मिलेगा। रणबीर सिंह ने अपनी बहुत सारी ट्रूप्स याकूब बेग को दी थी। याकूब बेग ने उन ट्रूप्स का प्रयोग करके किंग डायनेस्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पूरा शाहिदुल्ला से लेके जिंजियांग तक पूरा जो इलाका था उसको किंग डायनेस्टी के कंट्रोल से लिबरेट कर लिया था। जब ये लिबरेशन हुई उसके बाद याकूब बेग ने रणबीर सिंह को ये बात बोली थी कि आप इस पूरे अक्साई चीन के इलाके में अपने मन से कहीं पर भी आकर एक किला बनाइए और उस किले को आप मेंटेन कीजिए, आप रखिए, वो टेरिटरी आपकी होगी। रणबीर सिंह ने 1863 में एक किला उस समय बनवाया था अक्साई चीन के इलाके में। वो किले के अंदर रणबीर सिंह के ट्रूप्स रहते थे। वो रणबीर सिंह का एक प्राइवेट रिट्रीट तक बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, 1865 में जब सर जॉनसन ये सर्वे करने आया, उस किले में भी सर जॉनसन जाकर रुका जो कि अक्साई चीन में था। इस कॉन्टेक्स्ट में 1865 में जब सर जॉनसन ने जॉनसन लाइन क्रिएट करी, इस जॉनसन लाइन को क्रिएट करने के बाद उसने अक्साई चीन का वो इलाका दोबारा से रणबीर सिंह की टेरिटरी दिखाई। आज यदि अक्साई चीन का क्लेम भारत करती है तो 1841-42 की ट्रीटी ऑफ चुशुल के बाद 1865 की ये जॉनसन लाइन है, और इस दो लाइनों के तहत एक जॉनसन लाइन हो गई और एक जगह पर ट्रीटी ऑफ चुशुल हो गई कि भारत कहता है कि लीगली अक्साई चीन की टेरिटरी हमारी है, जिसको चाइना ने 1950 में इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था। 1865 में ये टेरिटरी जो है, जब ये जॉनसन लाइन का बॉर्डर बना, ये बॉर्डर बनाकर उसने इवेंचुअली ब्रिटिश को भी दिखाया। ब्रिटिश ने इवेंचुअली जॉनसन लाइन के ऊपर कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं करी, लेकिन जॉनसन लाइन को उन्होंने एक्सेप्ट किया, देखा कि ठीक है ये लाइन बनाई गई है, लेकिन उस लाइन के ऊपर डिबेट हुआ कि ये लाइन तो बेसिकली 100 किलोमीटर दूर तक जाकर बेसिकली टेरिटरी के अंदर वहाँ पर बनी हुई है चाइना के, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि अगर हम ये लाइन को पब्लिश कर दें तो चाइना की तरफ से अपोजिशन आए। जब ये चीज़ ब्रिटिश के दिमाग में चली रही थी तो उनके समय, उस समय दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लाइन के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले रशिया को कैसे रोकना है। ये प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रही थी, क्योंकि 1865 के बाद अगर हम देखें तो 1885 तक परिस्थिति बदल चुकी थी। परिस्थिति ये बदल चुकी थी कि 1885 में रणबीर सिंह की मौत हो गई थी। रणबीर सिंह की मृत्यु के बाद पूरा का पूरा साम्राज्य का कंट्रोल प्रताप सिंह के हाथ में आ गया था। महाराजा प्रताप सिंह जो थे उस समय, ब्रिटिश ने ऐसा एलिगेशन लगाया कि ये तो रशिया से बातें कर रहे हैं, ये रशिया को शायद बुलाना चाहते हैं कश्मीर घाटी में। इस कॉन्टेक्स्ट में 1885 में ब्रिटिश ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि उन्होंने जाकर प्रताप सिंह के रूल को डिसमिस किया। डिसमिस करके वहाँ पर अपना एक रेजिडेंट बिठाया। उस रेजिडेंट का नाम था कर्नल पेरी निस्बेट, और कर्नल पेरी निस्बेट जो थे, इसने बेसिकली पूरे के पूरे कश्मीर घाटी को 1885 से कंट्रोल करना चालू कर दिया। अब कर्नल पेरी निस्बेट के कंट्रोल में जब कश्मीर आया तो ब्रिटिश ने फिर से कोशिश करी कि फाइनल लेवल पर फ्रंटियर बनाए जाए। फ्रंटियर बनाने के लिए फिर से ब्रिटिश ने 1896 में एक और लाइन क्रिएट करवाने की कोशिश करी, जिसको हम जॉन अर्दग लाइन कहते हैं। जॉन अर्दग लाइन जब बनी, उस लाइन के तहत भी ये चीज हुई कि बॉर्डर को डिमार्केट करने की चाइना के साथ कोशिश की गई, लेकिन वो लाइन भी किसी तरीके से फ्रूटफुल नहीं हुई। इसके बाद कर्नल निस्बेट की लीडरशिप में 1899 में मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन के बारे में चर्चा की गई। मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन का कॉन्सेप्ट ये था कि हम चाइना में जो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ मिलकर चाइना को सहमति में लेते हुए किंग डायनेस्टी के साथ एक लाइन प्रपोज करते हैं, जो लाइन अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो शायद बॉर्डर बन जाएगा। ध्यान से अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि हम 1899 पर हैं। हमने यहाँ पर बात करी ट्रीटी ऑफ चुशुल 1841 की, इसके बाद हमने बात करी जॉनसन लाइन 1865 की, फिर हमने बात करी जॉन अर्दग लाइन 1896 की,
और अब 1899 में मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। इस लाइन को भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए जब ब्रिटिश ने सोचा कि चीन की सहमति लें और चीन की सहमति से ये लाइन क्रिएट होगी, वो लाइन फिर भी क्रिएट नहीं हो पाई। इसके बाद ब्रिटिश ने सोचा कि अब हम लाइंस को और नहीं बना सकते, ये बड़ी समस्या वाली बात है। 1904 तक परिस्थिति कुछ ऐसी इवॉल्व हो चुकी थी कि 1904 तक बेसिकली जो रशिया का पूरा थ्रेट था वो मिटिगेट हो गया था। रशिया का थ्रेट मिटिगेट होने के बाद एक चीज तो तय हो गई थी कि ब्रिटिश के लिए अब ये लाइनों को क्रिएट करना उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश ने ये लाइनों को क्रिएट करने की एक और कोशिश जरूर करी। वो कोशिश उन्होंने करी 1911 में। 1911 में ये कोशिश इसलिए की गई क्योंकि उस समय जो किंग डायनेस्टी चाइना में थी वो कोलैप्स कर गई, वो इंटरनली वीक हो रही थी दिन प्रतिदिन। और जब 1911 में किंग डायनेस्टी कोलैप्स हुई, उसके कोलैप्स होने के बाद ब्रिटिश ने ये बात सोची कि क्यों ना अब लाइन हम यूनिलैटरली चाइना के ऊपर इम्पोज करें, जो हम अभी तक उनसे डिस्कस करते आ रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज क्रिएट हुई। ब्रिटिश के उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन ने 1913 में शिमला में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन खुद थे। इसके साथ साथ उन्होंने तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया। और जब ये चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स आए तो उन्होंने आते सार सबसे पहले तो ये ऑपोजिशन हेनरी मैकमोहन के सामने रखा कि आपने यहाँ पर ये तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव अलग क्यों बुलाए हैं। लेकिन 1913 की शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश ने सबसे पहली बार एक चर्चा करी जो कि आने वाले अगले 70-80 सालों में 1913 से लेके आज तक एक नई कॉन्सेप्ट और पॉलिसी बन जाएगी। ब्रिटिश ने 1913 में बोला कि तिब्बत जो है उसका एक सोवरेन कंट्रोल चाइना के पास नहीं है। तिब्बत जो है वो चाइना के साथ अगर जुड़ा है तो चाइना की सिर्फ सुजरेनिटी है, तिब्बत के ऊपर सोवरेनिटी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में हम ये दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। राजनीति विज्ञान में सुजरेनिटी और सोवरेनिटी के फर्क को समझ लीजिए। जब ब्रिटिश कहती है कि चाइना का कोई भी सोवरेन कंट्रोल तिब्बत में नहीं है, तो वो ये कहना चाह रही है कि चाइना एक टेरिटरी है, चाइना इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है, लेकिन वो तिब्बत के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि तिब्बत और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो सुजरेनिटी का है, सोवरेनिटी का नहीं। सुजरेनिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि ब्रिटिश ने ये कहने की कोशिश करी कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस टेरिटरी है जो चाइना से जुड़ी है, तो चाइना और भारत के बीच में तिब्बत एक बफर है। ये जो थ्योरी ब्रिटिश ने क्रिएट करी, इसके बाद ब्रिटिश ने एक मैकमोहन लाइन क्रिएट करी। जब ये मैकमोहन लाइन क्रिएट हुई, इस लाइन को चाइना ने एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से मना कर दिया, और उस शिमला कन्वेंशन से चाइना का रिप्रेजेंटेटिव उठ के चला गया। जब चाइना का रिप्रेजेंटेटिव उठ के चला गया तो ब्रिटिश ने तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हेनरी मैकमोहन ने ये लाइन को साइन करके मैकमोहन लाइन को इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लिया, और ये लाइन एक फाइनल बॉर्डर पहली बार बनकर भारत और चीन की सीमा के बीच उभरी। तो यहाँ तक का जो हमने पूरे बॉर्डर के मसले को समझने की कोशिश करी। इसके बाद भारत के आज़ाद होने के बाद से बॉर्डर की परिस्थिति 1947 से लेकर 2025 आज तक क्या है, इसको हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।